Welcome to lecture number 2, the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. We'll continue with the section 6. 6A about Employees Pension Scheme. जितने भी एम्प्लॉयज है उनको पेंशन स्कीम दी जाएगी. पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर सेना माटे किसके लिए? तो सुपर एन्युएशन पेंशन, रिटायरिंग पेंशन एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन टू द एम्प्लॉयज ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज. भाई सुपर एन्युएशन यानी रिटायरमेंट के टाइम पे या तो उनका साल खत्म हो जाते हैं तो या तो उनको परमानेंटली टोटल डिसेबल हो जाते हैं तब तो उनको पेंशन की ये बेनिफिट रहते हैं. अगर कोई विडोज और विडोवर्स पेंशन है तो उनको वैसे पेंशन मिलेंगे. चिल्ड्रन पेंशन है तो चिल्ड्रन के पेंशन के ऊपर भी जिस पे मिलेंगे. अगर कोई ऑर्फन पेंशन है तो उसके डिपेंड के ऊपर वो पेबल टू द बेनिफिशरीज ऑफ सच एम्प्लॉइज, वो एम्प्लॉइज के सब उनके बेनिफिशरी को मिलेंगे. सेक्शन 6C एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम. अगर जो कोई भी ये डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम से कनेक्टेड है तो उनको वैसे एम्प्लॉइज को ये लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट उनको मिलेगा. टू द एम्प्लॉइज ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज. कोई भी अगर इंडस्ट्रीज या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर अगर जो कहाँ पे भी ये लिंक किया हुआ है डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम तो उनको फायदे के लिए मिलेगा इंश्योरेंस. There shall be established as soon as may be after the framing of the insurance scheme a deposit linked insurance fund into which shall be paid the employer from time to time in respect of every such employees in relation to whom he is the employer, such amount not being more than 1% of the aggregate of the basic wages, DNS allowance and retaining allowances. ये जो पेंशन स्कीम है उसके बारे में अगर डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड उनको दिया जाता है वो 1% से ज्यादा नहीं कट कर सकते हैं और द सैलरी में से. फॉर द टाइम बीइंग इन पेबल इन रिलेशन टू सच एम्प्लॉइज एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. जो उनको टाइम दिया जाता है उसके तहत उनको पे करना पड़ता है. सेक्शन 6D लेइंग ऑफ स्कीम बिफोर पार्लियामेंट. ठीक है, ये स्कीम अगर निकालना है तो फिर उसको पहला डिस्कशन कहाँ पे होता है तो कि पार्लियामेंट में होता है. पार्लियामेंट में सब फ्रेम होते हैं इश्यूज, सब रेगुलेशंस, रूल्स. ठीक है, ये इमीडिएटली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन उनको सेशन के अंदर रखा जाता है और सक्सेसिव सेशन के तहत बोथ हाउस एग्री इन मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द स्कीम. अगर दोनों हाउस रेडी हो जाते हैं अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो बोथ द हाउस एग्री दैट सेम एंड शुड नॉट बी फ्रेम. ठीक है, अगर बनाना है अगर नहीं बनाना है एग्री डिसएग्री ये सब इस बोथ हाउस में पार्लियामेंट में जाते ही वो सब होता है. और जो भी मॉडिफिकेशन है वो विदाउट एनी प्रेजुडिस. ठीक है, और वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग प्रीवियसली डन अंडर द स्कीम जो करता है वो उसको मान्य रखना पड़ेगा. सेक्शन 7 अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम. जैसे पार्लियामेंट में अगर चला जाएगा तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं. वैसे ही सेम ये सेक्शन 7 अबाउट द टोटलिंग फैमिली पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम उसके अगर नोटिफिकेशन के तहत उनको जो भी चेंजेस है वो हाउस में आएगा, वो हाउस में डिस्कस करके फिर होगा. सेक्शन 7 है डिटर्मिनेशन ऑफ मनीज ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर्स. अगर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है या तो जो भी कमिश्नर है एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट या डिप्यूटी या रीजनल प्रोविडेंट फंड तो ऑर्डर कर सकते हैं इन केस ऑफ वेयर डिस्प्यूट अराइज रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट टू द एन एस्टेब्लिशमेंट डिसाइडेड सच डिस्प्यूट. अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट में एक अप्लाई नहीं हो रहा है ईपीएफ, अगर उसके रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो वो ये डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयज यानी ये जो कमिश्नर है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वो उनके एम्प्लॉयर्स के सैलरी में से ड्यू कर सकते हैं. डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम एनी एम्प्लॉयर अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, वो कर सकते हैं, ड्यू कर सकते हैं इंश्योरेंस स्कीम के लिए. ऑफिसर कंडक्टिंग इंक्वायरी भी बिठा सकते हैं और इन्फोर्स द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्सन एग्जामिनिंग हिम और उनको एनफोर्स अटेंडेंस के लिए उनको बोला जाता है कि पे करें रेगुलरली. रिक्वायर टू डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट. अगर कहाँ पे क्या गलती हुई हो उसके लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है. रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट. ठीक है, एविडेंस ऑफ एफिडेविट पे ले जाते हैं. और इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस. और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस भी होती है
जो डिटरमिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर्स होता है ऑन बेसिस ऑफ द एपीएफ। सेक्शन 7B रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स पास अंडर सेक्शन 7A। 7A के तहत जो ऑर्डर पास हुआ उसका रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू करना क्यों जरूरी है? फ्रॉम विच नो अपील हैज बीन प्रिपेयर अंडर दिस एक्ट एंड वूम फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर और एविडेंस। अगर कहीं से भी डिस्कवरी, अगर कुछ नया मिल गया और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तो रिव्यू मांग सकते हैं ऑर्डर के बेसिस पे। For any other sufficient reason desired to obtain a review of such order may apply for the review of that order to the officer who passed the order। ठीक है, ये रिव्यू के लिए वो जा सकते हैं। सेक्शन 7D अबाउट ट्रिब्यूनल। अब अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो वो कहाँ जाएंगे? वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, उसके 7I अपील्स टू ट्रिब्यूनल। अगर ऑर्डर मान्य नहीं है तो वह कहाँ जाएंगे? अपील में जाएंगे, सेक्शन से अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ठीक है, उसके तहत अगर कोई रिजेक्ट, कौन से बेसिस पे? अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तब। प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल की प्रोसीजर क्या होते हैं? ए ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर होती है अपने ट्रिब्यूनल की इन ऑल मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर और ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन इंक्लूडिंग द प्लेसेस एट विच द ट्रिब्यूनल शैल हैव इट्स सीटिंग। जहाँ पे वो ट्रिब्यूनल चलता है वहाँ पे उनके पावर्स और डिस्चार्जिंग और फंक्शनिंग रहता है। ठीक है, जहाँ पे ये मैटर और डिस्प्यूट होता है वहाँ पे। राइट ऑफ अवेलेंट टू टेक असिस्टेंट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एंड गवर्नमेंट टू अपॉइंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर। ठीक है, अपेलेंट को राइट रहता है कि ट्रिब्यूनल के लिए लीगल प्रैक्टिशनर को हायर किया जाए, लीगल असिस्टेंस चाहिए उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं और वो लीगल प्रैक्टिशनर हायर कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टी टू द अपील एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पास सच ऑर्डर thereon as it think fits, confirming, modifying or annulling the order appeals against or many refer to the case back to the authority which pass such order with such direction as the tribunal may think fit for a fresh adjudication or order as the case may be after taking additional evidence if necessary। ट्रिब्यूनल का जो है वो ऑर्डर पास कर सकते हैं, सब देख के सब सुन के, आफ्टर मॉडिफाइंग, आफ्टर चेकिंग, आफ्टर थिंकिंग दैट इट इज ए फिट टू पास एन ऑर्डर। सेक्शन 7O अबाउट डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन फाइलिंग अपील। देखो, अगर कोई फाइल करता है तो उनको डिपॉजिट अमाउंट करना पड़ता है ट्रिब्यूनल में, नॉट लेस देन 70%। ठीक है, 75%, सॉरी 75% अमाउंट है ट्रिब्यूनल में डिपॉजिट कराना जरूरी पड़ता है, अदरवाइज दे कैन नॉट फाइल अपील। सेक्शन 7P अबाउट ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल्स। ऑल एप्लीकेशन विच आर पेंडिंग बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 19A बिफोर इट्स रिपील। ठीक है, ये पहले निकल जाए, उससे पहले स्टैंड ट्रांसफर टू ए ट्रिब्यूनल, तो वो पूरी एप्लीकेशन जितनी भी आई वो सब ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, exercising jurisdiction in respect of establishment in relation to which such application had been made as if such application were appeals preferred to the tribunal। ठीक है, सेक्शन 7Q interest payable by the employer। employer shall be liable to pay simple interest at the time rate of 12%। इंटरेस्ट है वो पेबल बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर पे करता है विद द 12%। अब मोड ऑफ रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। अब एम्प्लॉयर से कैसे मनी निकालना है? अगर कोई उनकी वजह से कुछ हार्म हो गया है तो अगर मनी नहीं पे कर रहे हैं स्कीम की, इंश्योरेंस फंड की, तो डैमेजेस रिकवरेबल अंडर सेक्शन 14B। एक्यूमुलेशन रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर अंडर सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15। ठीक है, वो एम्प्लॉयर से कर सकते हैं इन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट टू विच एनी स्कीम और एनी इंश्योरेंस अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल टू द फंड और केस में भी द इंश्योरेंस फंड। ठीक है, एग्जेम्प्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डैमेज रिकवरेबल अंडर, अगर एग्जेम्प्टेड कर देते एम्प्लॉयर, ठीक है, अगर पे कर देते तो। अब सेक्शन 8A रिकवरी ऑफ मनी बाय एम्प्लॉयर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर। अगर वो है रिकवरी, जब मोड ऑफ रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर करते हैं उसके बाद रिकवरी एम्प्लॉयर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से या
एम्प्लॉयर से, ठीक है। द अमाउंट कंट्रीब्यूशन and any charges for meeting the cost of administrating the fund paid or payable by an employer in respect of an employee is employed by or through contractor may be recovered by such employer from the contractor, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्टर है तो उससे वो अमाउंट रिकवरी के लिए मांग सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। विल सी द नेक्स्ट सेक्शंस इन द नेक्स्ट लेक्चर टू बी कंटिन्यूड।